हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य। और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है इंडिया की, ठीक है, वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम, इस पर अंग्रेजों का क्या विचार है, यानी कि उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य। अंग्रेज तो आए थे इंडिया में, तो वो क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है और समझते हुए चलना है कि ये अंग्रेजों की क्या सोचती है वर्ण व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, इंडिया की थी जाति प्रथा के ऊपर क्या सोचते थे वो, उसके बारे में चैप्टर है। तो समझना है हमको कि क्या विचार रखते हैं वो। ठीक है, और कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने वर्ण व्यवस्था को इंडिया की। तो यहाँ पे कुछ अंग्रेज या एक व्यक्ति जो है, उन्होंने इंडिया का जो ग्रंथ था, ठीक है, मनुस्मृति, उसको स्टडी किया। ठीक है, ये समय दिया हुआ है आपको। मनुस्मृति की जो ग्रंथ थी उसको स्टडी किया और 1794 जो है, ये विलियम जॉन्स व्यक्ति है करके एक नाम, उन्होंने इसका अध्ययन किया मनुस्मृति का। ठीक है, और क्योंकि उनको संस्कृत भी आती थी और इंग्लिश तो आती थी, उनकी लैंग्वेज थी नॉर्मल। संस्कृत सीखी उन्होंने और उसका अनुवाद किया ग्रंथ का। और उसके बाद जो है, इस धार्मिक ग्रंथ में दर्शाई गई जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित आधारित थी, जो अंग्रेजी शासन के दौरान जाति व्यवस्था को समझने हेतु एक लोकप्रिय मॉडल बन गई। तो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन किया ग्रंथ का, मनुस्मृति का, वो बहुत ही पॉपुलर हो गया पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि एक अच्छा एक्सप्लेनेशन था वो जाति प्रथा को लेके या मनुस्मृति के बारे में कि क्या है ये चीज़। ठीक है, लोगों ने पढ़ा, लोग जागरूक हुए उस चीज़ को लेके कि यार इंडिया में ये सब होता है। कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनके साथ बहुत बुरा होता है, जिनको अछूत जो है बोलते हैं लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसके सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो ब्राह्मण है वो खुद को, अपने आप को मस्तिष्क से पैदा हुआ एक व्यक्ति बताते हैं, यानी कि जो प्रथम मनुष्य हुआ होगा उसका जो मस्तिष्क है उससे ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। तो इस तरीके की जो विचारधाराएं थी वो थी भारत में। बाद में मानव जाति विज्ञान पर अध्ययन आरंभ होने के पश्चात इस मॉडल को पूर्ण छोड़ा नहीं गया। इसे अखिल भारतीय ढांचे के रूप में स्थानीय सांस्कृतिक विशेषताओं को खोजने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो बेसिकली, हाँ, जो विलियम जॉन्स थे उन्हें इसकी स्टडी की, इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, अच्छी तरीके से। और फिर बाद में ये नहीं हुआ कि इसको ख़त्म कर दिया गया, नहीं, इसको और बढ़ाया गया। इसका यूज़ करते हैं हम लोग, जो विद्वान है ना, जो इस चैप्टर को या इस बुक को या इस सब्जेक्ट को जिन्होंने गढ़ा है, जो पढ़ते हैं, जो इसको एक समाजशास्त्री के रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं ग्रंथों को, उन्होंने इस जो विलियम जॉन्स थी, इनकी जो विचारधारा थी, जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी इसके अंदर मनुस्मृति के बारे में, उसको पढ़ने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करने लगे कि यार समझते हैं कि इंडिया में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है जो अंग्रेजों ने दी थी, इसके अलावा भी और भी लोग थे, है ना। खुद खुद ब्राह्मणों ने भी जो है अपनी विचारधारा प्रकट की है। वो इसके अगले चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि जो ब्राह्मण थे यहाँ के, उन्होंने क्या बताया मनुस्मृति के बारे में, जाति प्रथा के बारे में। और इस मॉडल के अनुसार इसमें क्या है कि जाति प्रथा 4 वर्णों में बटी हुई थी। आपको पता ही है कि भाई ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। ठीक है, और एक और था, उसको हम अछूत कहते हैं। ठीक है, इसको अछूत भी कहते हैं। देखो, शूद्र जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, ओबीसी होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर था ना वर्ण व्यवस्था का, वो 5 था, 5 भागों में बटा हुआ था। हम यहाँ पे 4 ही पढ़ते हैं क्योंकि 4 ही दिया हुआ है हम लोगों को। जो 5वां भाग है वो हमें कभी पढ़ने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक और इसमें हम ऐड कर देते हैं, ऐसे ही मान लीजिए ये 4 हो गए, 5 हो गया, सॉरी। ठीक है, ये तो हो गया पहला ब्राह्मण। ठीक है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। और यहाँ पे हो गया क्षेत्रीय, और यहाँ पे हो गया वैश्य। ठीक है, और यहाँ पे हो गया शूद्र, और यहाँ पे हो गया अछूत। तो ये 5 समुदाय आपको देखने को मिलेंगे। देख, खुद ही कह रहा है ये, जिसमें अछूत भी जो है सबसे नीचे व्यक्ति थे। तो शूद्रों के बाद एक और कैटेगरी थी, जिसको हमने अछूत बोला था। तो ये बेसिकली 5 थे, लेकिन ये जो कैटेगरी लास्ट वाली है अछूतों वाली, ये इस यहाँ से इरेज कर दी गई थी, ये नहीं थी। ये लोग वो थे जो को जिनको सबसे नीचे माना गया था। और
कुछ कारणों की वजह से इनको जो है अपनी जो श्रेणी थी वर्ण व्यवस्था की, कास्ट सिस्टम की, उसमें से निकाल दिया गया, निकाल फेंका गया, और फिर भी उनके साथ भेदभाव बराबर रहा, कोई भी कमी नहीं की गई भेदभाव में। तो ये जो है आपको बताता है जॉन विलियमसन का एक जो अध्ययन था, ठीक है, मनुस्मृति के ऊपर, उसमें लिखा गया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया उन्हें। उसके अलावा कह रहा है इन चार वर्णों का उदय दिव्य माना जाता है, यानी कि देवताओं के द्वारा किया गया है, और पुरुष और प्रथम पुरुष के आत्म बलिदान से वर्णों का ये परंपरा का आरंभ हुआ, है ना। ऐसी मान्यता है कि शरीर के प्रत्येक अंग से प्रत्येक वर्ण निकला है, जैसे कि मुख, मुख से ब्राह्मण निकला है, ठीक है। मुख यानी कि जो आपका मुंह होता है, और आपका जो पूरा ऊपर का हिस्सा होता है ना, जो आपका सर जो होता है, उसको हम मुख कहते हैं, ठीक है। मुख से ब्राह्मण निकला है, हाथों से क्षेत्रीय रेल निकले हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं हाथ, ठीक है। और जंघाओं से कौन है, वैश्य निकले हैं, और पैरों से निकले हैं शूद्र, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि क्या साइकोलॉजी रही है लोगों की, मेंटेलिटी क्या थी उस समय, ठीक है। ऐसा, और उसको ये और कह रहे हैं कि भगवान ने लिखा है ये, है ना, ये देवताओं की देन है, उन्होंने दिया है हमें, हमने नहीं लिखा है ऐसा कुछ, हम तो बस आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है। मतलब जो भगवान हमें पैदा करता है वही हमें ये सब ऐसी कैटेगरी में बांटेगा, जिसमें हमें हमारा व्यापार चुनने का भी अधिकार ना हो कि हमें करना क्या है ना। नाई है तो वो न्यायी रहेगा हमेशा, उसके बच्चे जो होंगे, उसकी पीढ़ियाँ जो होंगी, वो सभी नाई वाला काम करेगी, वो कभी उससे आगे सोच ही नहीं सकता, ठीक है। आज अलग बात है, जब संविधान बन गया है तो इसलिए हमें जो है सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन उस समय नहीं था। आज भी लोग जाति प्रथा पे पता नहीं क्यों इतना विश्वास करते हैं, मरते हैं, कहने का मतलब कि मर रहे हैं, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। उसके अलावा प्रत्येक वर्ण एक विशिष्ट व्यवसाय से संबंधित था, अलग अलग व्यवसाय थे उनके लिए। कर्म में सबसे ऊपर जो है स्थित ब्राह्मण को पवित्र ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने जैसे का अधिकार था चीज़ों को, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान दे सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सब काम ब्राह्मणों के पास था। ये आप लिख लेना कि कौन कौन से किस किस के पास क्या क्या काम थे। और प्रथम पुरुष के हाथों से निकलने वाले माने जाने वाले क्षेत्रों के पास लोगों की सुरक्षा, स्थायी सरकार, प्रशासन चलाने का अधिकार था, कार्य दिया गया था उनको। और प्रथम पुरुष की जंगाओं से निकले वैश्य व्यापारी थे, ठीक है। ये बेसिकली बिजनेस करने के लिए बने गए थे, कोई भी बिजनेस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। शूद्रों को ऊपर से नीचे सभी श्रेणियों की सेवा करने का अधिकार था। और जो पांचवा श्रेणी है अछूत, इनको क्या था, साफ सफाई करने का अधिकार था। देखो ये शूद्र जो है ये तो सेवा करेंगे बाकियों की, ऊपर वालों की, पैर दबाना, ये सब काम करना, लेकिन जो अछूत है ये क्या करेंगे, ये कूड़ा उठाने का काम करेंगे, साफ सफाई करेंगे। तो ये जो है इनको काम दिया गया। पनिशमेंट जो है एक तरीके से समझ सकते हो कि ये इन्होंने शायद बात नहीं मानी होगी, मैंने इतनी स्टडी नहीं पढ़ी है इन सब चीज़ों के बारे में, दी भी नहीं हुई है, इतनी डिटेल में नहीं दी रखी चीज़ों को। और क्यों किया गया ऐसा कि अछूतों को वहाँ से निकाला गया और उनके साथ फिर भी वैसे ही भेदभाव किया गया और उससे बदतर किया गया, ऐसा क्यों था, ऐसा उन्होंने क्या किया जो कि अछूतों को अछूत कहा गया, क्या रीज़न रहे होंगे उसके पीछे। ये जो साफ़ सफाई कर रहा है उसको हम गंदा कह रहे हैं, है ना, जो गंदगी को साफ़ कर रहा है उसको हम गंदा कह रहे हैं। तो ये मेंटेलिटी आपको साफ़ करनी पड़ेगी, है ना। हमें भी कुछ काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी विचारों को धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, ताकि हम भी जो है डिटॉल का पानी धुला जो ऐड आते हैं ना, उसको हम सही कह पाए। उसके बाद आगे चलेंगे, ये अभी हम लीव करेंगे, ये जो टॉपिक्स हैं आप इसको पढ़ लेना, बाकी जो मेन टॉपिक्स हैं मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे चलते हैं, कह रहे ग्रंथों के अध्ययन से मानव जाति के अध्ययन तक। ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ यानी कि वही जो हमें मिलते हैं मनुस्मृति वगैरह। और उसके अलावा फिर मानव जाति के अध्ययन से यहाँ पे मतलब क्या है, यानी कि एक ग्रंथ हमने अध्ययन किया, ग्रंथ के बारे में, ठीक है, थीसिस लिखी गई थी, उसको हमने अध्ययन किया। अब वो किसी व्यक्ति ने लिखी होगी, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे लोगों की, उनके पास जाके उनके विचार पूछने की, तो वो सही हो सकती है ना। तो ये हमने क्या किया, लोगों के पास गए, उससे उनसे पूछताछ की होंगी, उसी के अब आधार पे ये बता रहा है। कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का आम आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के लिए एक कड़ा झटका था। पहला आंदोलन, आम आंदोलन, इस आंदोलन का एक मुख्य कारण सशस्त्र सेवाओं के या सेवाओं में मुसलमानों, सिखों, गोरखाओं की अपेक्षा उच्च जाति के लोगों
जैसे ब्राह्मण, राजदूतों, राजपूतों की अधिकता थी और ये उच्च जाति के योद्धा ब्रिटिश के विरुद्ध एकजुट हो पाते थे क्योंकि इनमें परस्पर भेदभाव कम था और उनमें अंदरूनी तौर पर एक वफादारी ज़्यादा थी। इसलिए भारतीय सेना को पुनर्गठित किया गया और सैन्य बलों में विभिन्न जातियों के लोग थे। लॉर्ड एल्फिंस्टन के शब्दों में ये नीति फूट डालो और राज करो की थी। तो बेसिकली क्या था कि भाई आंदोलन किए गए, भारत के लोगों ने आंदोलन किए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है, जो पीछे के लोग थे, उनको सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं दिया गया और फिर बाद में जो है अंग्रेज़ों ने इसको समझा और उनको भी बराबर का अधिकार दिया कि आप सेना में आ सकते हो। फिर जो भी व्यक्ति कोई भी समुदाय से है, दलित हो चाहे वो, सब आ सकते थे, ठीक है। और ये भी था कि जो बड़े समुदाय के लोग थे ना, जैसे कि ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य थे, है ना, राजपूत वगैरह थे ये, तो ये जैसे लिखा हुआ है इनमें एकता की भावना बहुत ज़्यादा थी और ये डेडिकेटेड थे अपने काम को लेके, है ना। और अंग्रेज़ों का तो ये शुरू से रहा है कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम। क्यों रहा है? देखो, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। इन्होंने ये रूल क्यों अपनाया, यहाँ पे क्यों अपनाया, बाहर और भी तो कंट्री होंगे जिस पे इन्होंने राज किया होगा, फिर भारत पे क्यों ये सब काम किया इन्होंने? तो उसके पीछे रीज़न है कि इंडिया में पहले से ही ये जो वर्ण व्यवस्था आप देखते हो, जो कास्ट सिस्टम जो देखते हो, छुआछूत जो देखते हो, ये हमेशा से था। तो उनको मौका मिल गया, है ना। कोई दुश्मन को बस एक छोटी सी कमी चाहिए हमारे अंदर कि वो हम पे अटैक कर सके, तो ये वही था, ठीक है। हमारे अंदर कमियां थी, इसीलिए वो लोगों ने हम पे ये राज किया। और जो कमज़ोर है ना, इस तरीके से जो अपने समाज में कमज़ोरी लेके आता है, वो हक रखता है अधीन होने का, किसी समुदाय के, किसी व्यक्ति के या किसी देश के। लोग आज भी समझ नहीं पाते हैं कि हमें वो जो चीज़ें हैं ना, जो स्टेरियोटाइप वाली जो सोच है हमारी, उसको हमें दूर करना चाहिए। अभी भी मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मतलब जहर भरा हुआ है एक दूसरे के प्रति, हिंदू, मुसलमान, और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, कैसे कैसी बातें करते हैं। मतलब थकते नहीं हो क्या आप लोग ऐसी सब बातें करते करते? इंसानियत पैदा करो अपने अंदर, है ना। अभी एक पोस्ट पढ़ रहा था मैं ऑनलाइन की, उसमें दिया हुआ था कि जो आइंस्टाइन थे, वो कौन थे जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की। तो अगर अगर उनको एप्पल की जगह आदमी गिरे हुए मिले होते, है ना, आदमी की जो सोच है वो गिरी हुई मिली होती, तो आज हम ह्यूमैनिटी पढ़ रहे होते, ना कि ग्रेविटी, है ना। वो ह्यूमैनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के ज़माने में देखा जाए तो। वो ग्रेविटी कहाँ इंपॉर्टेंट है ये आप देखिए, वो साइंस अलग चीज़ है। पहले हमें इंसान तो बने, है ना, पहले हम इंसान तो बने, साइंस तो बात की चीज़ है। साइंस तो हम बनाएंगे ना। इंसान 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 ही नहीं बचा, तो वो ग्रेविटी की जो है खोज करना बेकार ही रहा, कोई फ़ायदा नहीं रहा उसका। उसके बाद विभिन्न जातियों की विशेषताएं, इसमें लिखा हुआ है कि जातियों को शारीरिक प्रकार और व्यवहारिकता द्वारा पहचाना जाने लगा। ये व्यवहारिकताएं व्यवसाय से संबंधित थी, यानी कि कहने का मतलब कि जो व्यवहार है ये आपका काम से तय होगा। यानी कि देखो, एक तो है शूद्र, एक तो है ब्राह्मण, दोनों का जो व्यवहार है ना उसमें बदलाव होगा। व्यवहार के साथ साथ में उसके जो वस्त्र हैं वो भी बदले होंगे। शूद्र जो है उसके जो कपड़े थे वो होते थे ब्लैक, ठीक है, काले कपड़े पहनते थे वो। और जो ये जो बड़े बड़े जो ब्राह्मण वगैरह होते थे, इनका कपड़ा पहनने का तरीका अलग था, ठीक है। पैस मतलब एक अच्छी कह सकते हो कि वाइट कपड़े पहनना या फिर ऐसे भगवा रंग के कपड़े पहनना और धोती कुर्ता टाइप की चीज़ें पहनना, जो कि जिससे कि ये लगे कि बहुत शानदार व्यक्ति हैं, ठीक है, शाइन मार रहे हैं, इस तरीके की जो होता था। इसमें ये विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी, ये विशेषताएं देखने को मिलेंगी। वह शारीरिक रूप से कमज़ोर होते थे, कम बलशाली। किसकी बात कर रहा है? ब्राह्मणों की बात कर रहा है कि जो ब्राह्मण थे वो कम जो है शक्तिशाली थे, इतनी पावर नहीं थी उनके हाथों में। हाँ, दिमाग तेज चलता था, वो एक अलग चीज़ है। लिपिका कार्य में शारीरिक क्षमता से ज़्यादा तेज दिमाग की आवश्यकता होती है ना। जो भी आप लिखते हो उसके लिए आपको दिमाग अच्छा होना चाहिए, राइट। तो वो तो लिख पाओगे आराम से। जो वह कार्यस्थों के पास काफ़ी होता है,
इसी प्रकार अपनी शारीरिक योग्यता के कारण राजपूत सेना में कार्य के लिए उपयुक्त होते थे। वे आमतौर पर अच्छे घुड़सवार, अच्छे तीरंदाज और बढ़िया खिलाड़ी होते थे। तो राजपूत यानी कि वो बहुत ही शक्तिशाली थे, तो इन्होंने इनको क्षेत्रीय होने का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेज मानते थे कि कुछ जातियां विशेष रूप से सैन्य कार्य के लिए उपयुक्त थी, है ना। योद्धा जातियों को पुरुष प्रधान, आत्मनिर्भर, मोटी बुद्धि, सैन्य अनुशासन के लिए तत्पर, शासन के प्रति वफादार माना जाता था। जैसे कि डोगरा है, पंजाबी है, सिख है, गुटखा है, ठीक है, ये जातियां थी जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। ये लोग बुद्धि नहीं थी इन लोगों के पास, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, अगर इन लोगों का मानना है, मैं नहीं कह रहा, कि ये डोगरा है, पंजाबी है, सिख है, गुटका है, ये लोग थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, हाथों से पैरों से इनमें बहुत ताकत थी, लेकिन बुद्धि नहीं थी इनके अंदर। तो ये बहुत ही वफादार बन जाते थे, क्योंकि खुद का दिमाग यूज़ करना इनको आता नहीं था, या फिर यूज़ करते नहीं थे, वो अलग चीज़ थी, लेकिन पावर बहुत थी हाथों में, ठीक है, शक्ति बहुत थी इन लोगों के पास, लड़ना बहुत अच्छे से आता था इन लोगों को। तो ये था। उसके अलावा प्रकार्य से उसका आश्रय जाति समूह में, देखो एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकार्य, इस शब्द को समझ लेना आप, ये शायद आपको मिल सकता है एग्जाम में भी। प्रकार्य से मतलब होता है बॉडी, जैसे हमारी होती है ना, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स यानी कि अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, खून जो है वो एक अलग पार्ट है, ठीक है, जो नर्व्स है वो उसका एक अलग पार्ट है, वो एक अलग काम करती है, जो हृदय है वो एक अलग काम करता है ना। हमारी जो जितनी भी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, हमारे हाथ पैर, आँखें, हमारे कान, नाक, मुंह, जीभ, सब कुछ जब ये साथ मिलकर काम करता है तो हम चलते हैं, है ना, इंसान चल पाता है। अगर आपका हृदय अटैक आ जाएगा आपको, तो आप जो है वहीं पे ही धराशायी हो जाओगे और शायद आप चले जाओ। तो ये है, इसको हम प्रकार्य कहते हैं, यानी कि समाज जो है ना, इसको आप इसको सोशियोलॉजी में लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया एक साइंटिफिक तरीका इसको समझने का, ठीक है, टेक्निकल शब्द मैंने बता दिया आपको। प्रकार्य का एक्चुअली मतलब होता है कि ये समाज है ना, समाज में हर तरह के काम करने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी है, मजदूर भी हैं, टीचर भी हैं, वकील भी है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन वाले लोग हैं, ये सभी साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तभी एक देश, एक समाज चलता है। आपको पता है ना, अब समाज में अगर वकील ना हो तो हम केस कैसे लड़ पाएंगे, है ना। अगर डॉक्टर ख़त्म हो जाए, डॉक्टर ही ना बचे दुनिया में, तो इलाज कौन करेगा, तो क्या है, डगमगा नहीं जाएगा, जो सिस्टम है, जो बैलेंस है, वो ख़राब नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। इसी को ही हम प्रकार्यवाद कहते हैं, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको जोड़िए जाति प्रथा से। अब मैंने आपको बताया था कि जाति में क्या था, सभी जो समुदाय थे, ठीक है, सभी वर्ग जो थे, उनके पास अलग अलग काम दिए गए थे उनको, कि आप नाई हो तो आप नाई करोगे, कुम्हार हो तो कुम्हारी करोगे, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाओगे, अगर आप क्षेत्रीय हो तो लड़ाई करने का काम है आपका। उसी को ही यहाँ पे प्रकार्यवाद कहा गया है ना। तो ये आप समझ लेना, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे पॉइंट्स में, कि भूमि से संबंधित जाति जो थी वो भूमि वाला काम करती थी, ठीक है, शिकार करना और मछली पकड़ना ये भूमि वाला काम था, ठीक है, भूमि संबंधित जातियां जो थी वो थी। उसके बाद मिस्त्री जो है ये अलग कास्ट थी, जो है धातु से विज्ञान का काम करना, साइंटिफिक काम करना जो है। और व्यापारी जो थे ये बिजनेस करते थे, इनका एक अलग कास्ट थी व्यापारियों वाली। नौकर, नौकरी पेशा जो है, यानी कि वाइट कॉलर, जो कलर का आप देखते हो, है ना, लॉयर, वकील, ये सब वाइट कलर में आते हैं। पुजारी जाति जो है, जो पूजा पाठ करती है, यानी कि ब्राह्मण, पुजारी। और धार्मिक जाति जो कि धर्म पे काम करती है। ये है क्या, मैंने आपको बता दिया कि जो प्रकार्य है, प्रकार्य मतलब क्या होता है, समाज में हर तरीके के लोग चाहिए होते हैं ना समाज को चलाने के लिए, वकील भी, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, पुजारी भी, मिस्त्री भी, यानी कि मजदूर। तो उन सभी, वो सब जब साथ में मिलकर काम करते तभी एक देश चल पाता है ना। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रकार्य, मैंने इसलिए बताया आपको कि शब्द जो है प्रकार्य इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। प्रकार्यवाद इसको कहते हैं, कभी कभी इसको प्रकार्य कहते हैं, या कभी कभी प्रकार्यवाद भी कहते हैं, ठीक है, प्रकार्यवाद। और इसमें क्या है, ये जाति और न्यायिक व्यवस्था, जाति और न्याय व्यवस्था में क्या है,
और उपनिवेशी शासन में जाति की भूमिका के संबंध में दो दृष्टिकोण है। क्या कह रहा है इसमें? एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है ना। बेसिकली इसमें जो बात की गई है वो क्या है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा मैं अगर आपको पढ़ाऊँगा तो। ईजिली समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है ये जाति मुक्त न्याय का, ठीक है। पहले हमारा जो समाज है ना भारत का, वो ऐसा है कि जो बड़ी जाति का व्यक्ति है वो अगर 100 खून करे तो वो माफ़ है उसके लिए। अगर छोटी जाति का व्यक्ति ने एक किसी को घूर के देख भी लिया ना तो वो बहुत बड़ा पाप था। तो ये क्या है, जाति पर जो है एक अलग सोच थी लोगों की। अगर छोटी जाति का कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो गलत है, अगर वही काम बड़ी जाति का व्यक्ति कर रहा है तो वो अच्छी बात है। तो ये सोच थी। लेकिन जब ब्रिटिश आए यहाँ पे इंडिया में तो वो सब चीज़ बदल गई। ये हम नहीं कह रहे, ये धुरिया कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में जब आए तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने जाति प्रथा को कष्ट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, निरस्त करने के लिए काम किए, है ना। कानून बनाए और न्यायपालिका बनाई जिसके अंदर सब कुछ स्वतंत्र था। ये नहीं है कि बड़ी जाति का व्यक्ति है तो उसके लिए दंड जो है अलग होना चाहिए, अलग होगा, छोटी के लिए दंड अलग होगा, नहीं, सबके लिए समान चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो अंग्रेज़ों के आने से के कारण क्या हुआ कि जो बंगाल है यहाँ पे आप जाति प्रथा पे, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ों पे सवाल कर सकते थे सरकार से। लेकिन मुंबई में आप ये सब काम नहीं कर सकते थे। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ऐसे ही नहीं किए हुए, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये आपके काम की बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट की गई है। बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। ये भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये आप इसको कवर कर लेना। मैंने जो मेन टॉपिक था आपको समझाया है, कोशिश की है पूरी पूरी। अगर विफल हो गया हूँ तो सॉरी। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया है, कुछ हेल्प मिली है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।